दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने बात की थी संधि पे। संधि का मैंने प्रकार बताए थे कि संधि 3 प्रकार की होती हैं और उसके बाद मैंने स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि आप लोगों को समझाया था। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि क्या होती है, यण संधि क्या होती है, अयाधि संधि क्या होती है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, वीडियो समीक्षा अधिकारी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीईटी हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप जरूर कमेंट में बताया करिए। कुछ लोग बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग लाइक कमेंट करते हैं, उन सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद, आप बहुत प्यार दे रहे हैं। अब हम लोग आज देखेंगे कि संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इन पांचों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बता दें आपको स्वर संधि में होता क्या है। स्वर संधि में जो मैंने यहाँ पे 11 स्वर लिखे हैं, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताएंगे 11 प्रकार के। जो मैंने यहाँ पे स्वर के प्रकार लिखे हैं, ये स्वर संधि में इन्हीं से संधियां बनती हैं, इन्हीं के मेल से, इन्हीं वर्णों के मेल से संधि बनती है, उसे ही कहेंगे स्वर संधि। उसमें मैंने आपको कल बताया था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, यहाँ पे जो ह्रस्व और दीर्घ यानी कि आ से आ जुड़ेगा तो बड़ा आ बनेगा, ये सजाती होते हैं। सजाती स्वर अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो वहां पे होगी दीर्घ संधि, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही गुण संधि में होता क्या है कि आ के साथ ई आए तो ए बन जाता है, उ के साथ अगर आ के साथ उ है तो ओ बन जाता है, अगर आ के साथ री है तो अर बन जाता है, ये भी मैंने आपको कल बताया और इन सबके उदाहरण सहित मैंने आपको समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला तो उसको जरूर देख लीजिए। आपको कमेंट के आधार पे मैं बता सकता हूँ लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया है, वहां पे लोगों के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे हम आपको कुछ अंतर बताना चाहते हैं, तभी मैंने सभी स्वर संधि के पांचों प्रकार के नियम लिख लिए हैं, जिससे आपको कंपेयर करें, आप इनको देख के कंपेयर करें कि इनमें अंतर क्या होता है, आपको ये समझ आएगा, आपको जल्दी से याद हो जाएगा, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे गुण संधि आप पढ़ चुके हैं तो इसका जो प्रथम शब्द होगा, भाई आप संधि करते हैं, मान लीजिए ये हो गया प्लस, जैसे आप कहते हैं हिम धनालय, तो ये मिलके क्या हो जाता है हिमालय। कल मैंने आपको बताया कि ये आ और ये बड़ा आ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ बन गया। ऐसे ही यहाँ पे गुण संधि में जो पहला शब्द है, ये क्या है, पहला शब्द, इस शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा या अंतिम ध्वनि होगी वो क्या होगा, आ या बड़ा आ, ठीक है। और जो दूसरा प्लस के बाद यानी कि धन के बाद जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए, ई या बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, ए। ऐसे ही दूसरे शब्द के जो पहला वर्ण है या जो ध्वनि निकल रही है वो ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ओ। ऐसे ही जो पहला शब्द है, जो ये पहले शब्द के अंत में आ या बड़ा आना चाहिए, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अगर री आ रहा है तो अर हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख चुके कि ये दोनों पहले शब्द के रूप में आ रहे हैं, पहले शब्द के अंत में ये दोनों आ और बड़ा आ रहा है। और इसमें वृद्धि संधि में भी देखते हैं, वृद्धि संधि में भी आ और बड़ा आ पहले शब्द के अंत में आ रहा है। आप ये चीज नोटिस करिए कि गुण संधि और वृद्धि संधि में एक चीज समान है। क्या समान है कि पहले शब्द के अंत में जो वर्ण आ रहा है या जो ध्वनि निकल रही है वो आ या बड़ा आ है, गुण संधि में भी वृद्धि संधि में भी। और इसके अलावा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, ये इतना
5 प्रकार, यानी कि स्वर के ये 5 प्रकार जो बचे हुए ये पहले शब्द के अंत में आ गए और ये दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आ गए। क्या? ई उ री। ये देखिए, तो ये गुण संधि हो गई। और बचा क्या है? ए ओ औ, तो ये वृद्धि संधि के अंत में आ गए। आप समझ रहे हैं? आप इसको समझने की कोशिश करिए, इन दोनों का अंतर समझने की कोशिश करिए। आप जब समझ जाएंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले शब्द का अंत दोनों में आ या बड़ा आ से होगा, ठीक, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा गुण संधि में वो ई उ री होगा, और जो बचेगा वो वृद्धि संधि में हो जाएगा, जैसे ए और ओ औ। तो आपको ऐसे आप नियम आपको आसानी से याद हो सकता है कि आपने देख लिया कि आ ये पहले शब्द के अंत में हो गया, जो बचा वो गुण संधि में चला गया, अगले पांच वर्ण यानी कि स्वर गुण संधि में चले गए, और उसके बाद जो 4 बचे वृद्धि संधि में चले गए, यानी कि इनकी वृद्धि हो गई। नाम से आप देखिए इनकी वृद्धि हो गई कि पहले ए हुआ, ओ हुआ, अर हुआ, ठीक है, और यहाँ पे वृद्धि होके क्या हो गया? आय और ओ, इनकी वृद्धि कर दी गई है, इनकी यहाँ पे वृद्धि की गई है। किससे? ए से आय, ओ से औ। तो वृद्धि में आप यही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यही इसको अपना लीजिए कि वृद्धि में ए और अय, ए का अय हो जाएगा गुण से और ओ का अ हो जाएगा। दोस्तों आशा है आप गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर भी समझ गए और इसके नियम भी समझ गए, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं यण संधि। यण संधि बहुत महत्वपूर्ण स्वर संधि का प्रकार है, यहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका नियम याद रखिए, और यहाँ से मैं जब आपको उदाहरण बताऊंगा वो भी अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे इन सब में अभी तक क्या हो रहा था? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में कि ये मर्ज हो रहे थे, जैसे आ और ई मिलके मर्ज होके ए बन गया, यहाँ पे आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन गया, यहाँ पे मर्ज हो गया, दीर्घ संधि में मर्ज हो गया, गुण संधि में भी मर्ज हुआ, वृद्धि संधि में भी मर्ज हो गया कि आ और ए मिलके क्या बन गया? ए, ठीक है। और यहाँ पे यण संधि में क्या होगा? वैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे समझाऊंगा, और हिंदी उदाहरण के माध्यम से ही समझ में आती ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नियम देख रहे हैं, नियम में अंतर देखेंगे तभी आपको नियम अच्छे से तैयार होंगे। तो मैं आपको नियम याद करवाऊंगा और उसके बाद उदाहरण से समझाऊंगा भी। तो यहाँ पे ई उ री, अब देखिए पहला शब्द आ था, अभी तक क्या था? गुण और वृद्धि में पहला शब्द क्या था? पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा था? आ। अब इसके बाद ये जो अगले जो 5 प्रकार हैं स्वर के, वो अब पहले शब्द में आ जाएंगे, पहले शब्द के अंत में आ जाएंगे। ई उ री, यण में ई उ री पहले शब्द के अंत में आएंगे, और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा? ई का हो जाएगा य आधा या, उ का हो जाएगा व आधा व, और री का हो जाएगा र आधा रा। समझ रहे हैं आप? और इसको और अच्छे समझ लीजिए कि आपको यह संधि में ई उ री याद रखना, ई उ री, और होगा क्या? यण संधि है इसलिए य से शुरू हो गई, य व र, य व र। आपको यण संधि में क्या याद रखना? ई उ री, और कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तो कैसे चेंज होगा? य व र, यानी ई के साथ अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? या। अगर ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई के साथ अगर ई और ई या बड़ी ई के साथ अगर ई आ गया तो आप इधर आ जाइए, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये सेम नहीं होना चाहिए, सजाती नहीं होना चाहिए कि ई का अगर ई आ गया तो फिर दीर्घ संधि बन जाएगा। यहाँ पे कोई भिन्न स्वर आना चाहिए, यानी कि इससे कोई भिन्न स्वर होगा। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? आप ए रख देंगे चलेगा, ओ रख देंगे चलेगा, उ रख देंगे चल जाएगा, पर यहाँ पे ई और ई नहीं होना चाहिए। बस आप इतना याद रखिए, कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, समान स्वर नहीं होना चाहिए। उ के साथ भी वही कंडीशन लागू कर सकते हैं आप। री के साथ भी यही होगा कि री नहीं आना चाहिए, आ जाएगा ठीक है, ए आ जाएगा ठीक है,
तो समझ गए आप, य से य से शुरू होता है, इसलिए आपको य व र याद रखना है और इसके पहले शब्द के अंत में ई उ री आएगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं अयादि संधि। मैं इनको उदाहरण के माध्यम से अभी आपको समझाऊंगा और बताऊंगा यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, लेकिन उससे पहले नियम में अंतर समझना बहुत जरूरी। अयादि संधि में क्या होगा, अब देखिए ये आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण बन चुका है, किसमें, गुण संधि और वृद्धि संधि में। ये आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण बन चुका है, किसमें, यण संधि में। ठीक है ना, और मैंने इसीलिए इसको लिख के रखा है कि आप तुरंत देखेंगे कि यहाँ पे पहला शब्द होगा कोई, उसके अंत में क्या आएगा, ई आएगा, उ या ऊ आएगा या री आएगा। ठीक है, अब इसको भी बना देंगे हम, इसको भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण बनाएंगे। क्या क्या बचा है, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। यहाँ पे ए ऐ ओ औ पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा और इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा, आय आय औ औ, यानी कि अयाद। अयाद का मतलब क्या होता है, आय आदि, यानी कि अयादि जैसे यहाँ पे शब्द आएंगे। ठीक है, तो अयाद समझ गए ना आप, तो ऐ से चालू होगा। अयाद मतलब आय, अ याधा आधा या, आय आय औ औ। ठीक है, ए के साथ आय, ए के साथ आय, ओ के साथ औ के साथ आओ। ठीक, यहाँ पे ए के साथ ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। तो ए ऐ ओ औ के साथ कोई ना कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए। ये जो लिखा है वही नहीं होना चाहिए, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ। ठीक है, अभी आप नियम समझ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम। दीर्घ संधि आपको कल समझा ही चुके, आज भी बता दिया। गुण संधि भी, गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर आप समझ गए कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आ ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यण संधि में गुण और वृद्धि में एक चीज समान है, क्या, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आ होगा। ठीक है, अब बचा यण संधि। यण संधि में अगले जो 5 प्रकार के स्वर लिखे हैं वो यण संधि में आ जाएंगे। ठीक, और अयाद संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए ऐ ओ औ यही बचा है, तो उसको यहाँ पे रख देंगे। आपको नियम तैयार करने बता रहे हैं कि पहला गुण संधि और वृद्धि संधि में आ समान, ई उ री, यण संधि में ए ऐ ओ औ, अयाद संधि में। ठीक, अब देखते हैं दूसरे शब्द का पहला वर्ण। गुण संधि में क्या होगा, ये। ठीक, वृद्धि संधि में क्या होगा, ये। ठीक, यण संधि में कोई भी भिन्न स्वर, क्यों, पूरी कहानी खत्म, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब तो कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, बस समान नहीं होना चाहिए, आपको बता चुके हैं। तब क्या होगा, यवारा क्यों होगा, या से शुरुआत हो रही, यवारा। ठीक, अयाद संधि में आपको ये बता ही चुके, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो आय औ होगा। अब एक एक करके देखते हैं। दीर्घ और गुण संधि में आपको कल समझा ही चुका। अब देखेंगे वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, उदाहरण सहित और कुछ परीक्षाओं के भी प्रश्न। चलिए देख लेते हैं वृद्धि संधि उदाहरण सहित। पहले आपको मैंने नियम बताया, ये नियम लिखा है कि आ और आ पहले शब्द का अंतिम वर्ण, उसके साथ ए ऐ होगा तो ऐ हो जाएगा, ओ अ होगा तो अ हो जाएगा। यहाँ पे वृद्धि हो गई है क्योंकि गुण संधि में सिर्फ ए और ओ की बात कर रहा था, वहां पे आ के साथ अगर ई आ गया तो ए हो गया, उ आ गया, आ के साथ उ आ गया तो ओ हो गया, री आ गया तो फिर अर हो जाता था। यहाँ पे उसका प्रमोशन कर दिया, आप कह सकते हैं इसका प्रमोशन हो गया, यानी कि एक स्टेप बढ़ा दिया गया है, वृद्धि कर दी गई है कि ए का ऐ, ओ का औ। ठीक है, अब आपको वृद्धि और गुण संधि में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उदाहरण से कुछ समझ लेते हैं। मत एकता, मत एकता यानी कि इसमें आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, अगर आ के साथ ए आएगा तो ऐ हो जाएगा। ऐ में डबल मात्रा लगती हैं, ए में एक मात्रा लगती है, तो यहाँ पे डबल मात्राएं लगेंगी। कैसे होगा देखते हैं। म तैक्ता यानी कि यहाँ पे मर्ज हो गए, आ और ए मर्ज होके ऐ बन गए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी संधियां पढ़ी, चाहे दीर्घ हो
ये गुण हो या फिर वृद्धि पढ़ रहे हो, यहाँ पे दोनों वर्ण एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और नया विकार उत्पन्न करते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। तो यहाँ पे नया विकार क्या हुआ, आ धन ए में मिलके क्या बन गए, ए बन गए। ठीक है, मत मतैकता हो गया। ऐसे ही एक 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 धन एक, यानी कि इसके अंत में क्या होगा, आ। यहाँ पे इस सब एक के पहले क्या होगा, पहले वर्ण में ए होगा, आ धन ए क्या होगा, ए, यानी कि ए कैक। यहाँ पे दोनों मिल गए, आ धन ए मिल गया और नया विकार उत्पन्न हुआ क्या, आय, तो एकाएक हो गया। ऐसे ही ज्ञान धन ऐश्वर्य, इसमें ना के अंत में क्या, कौन से ध्वनि आ रही, आ, और ऐश्वर्य का पहला वर्ण क्या होगा, अय, तो आ के साथ अय मिलेगा तो क्या होगा, अय। ठीक है, तो हो जाएगा ज्ञा नय स्वर्य। ठीक है, ये दोनों लुप्त हो जाएंगे, लुप्त मतलब मर्ज हो जाएंगे। ऐसे ही सदा धन एव, तो यहाँ पे बड़ा आ और ए, बड़ा आ और ए क्या बनना, आए, तो क्या हो जाएगा, सदैव। आशा है आप समझ रहे हैं। अब आप आगे आगे करिए। जैसे आ, बड़ा आ, महा में क्या, बड़ा आ, और ऐश्वर्य में बड़ा ए यानी कि अय, तो क्या होगा, आ धन अय क्या होगा, आ धन अय, बड़ा अय हो, मतलब अय होगा, तो हो जाएगा म है स्वर। ठीक है, यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, दोनों वर्ण मर्ज हो रहे हैं। वन धन औसत, तो इसमें आ और अ मिलके क्या होगा, आ के साथ अ मिल गया तो अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व वनव सद। ठीक, यहाँ पे महाधन औसत तो क्या हो जाएगा, महो सद। ठीक है, आशा है आपको वृद्धि संधि बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे यण संधि में। दोस्तों, यण संधि आपको बहुत अच्छे समझने की जरूरत, यहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने का कारण भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर करने हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पहला नियम तो यही हो गया कि ई उ री के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो या व र हो जाएगा। अगर वही स्वर आ गया तब क्या होगा, तब वो हो जाएगा दीर्घ संधि। तो यहाँ पे कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, जैसे ई के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा, या। और या होगा कहाँ, इसमें मर्ज नहीं होगा। आप इसको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मर्ज नहीं होता है, ये य ई की जगह प्रयुक्त होगा। ये जो या है, वह है, र है, आधा आधा है, तो ये ई उ री की जगह प्रयुक्त होगा, ना कि मर्ज हो जाएगा। और दूसरा नियम कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, जिसमें ई होगा या उ होगा या री होगा, वो आधा हो जाएगा। आधा मतलब समझ रहे हैं, जैसे ता है तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं जिससे बहुत अच्छे समझ में आए। तो यहां पे मैंने आ लिख दिया, ये ई आ रहा है, ठीक है, ई आ गया, कौन सी, छोटी ई, और इसके साथ क्या आ रहा है, अ, छोटा आ रहा है, यानी कोई भिन्न स्वर आ रहा। अगर यहाँ पे ई ही आता तब कौन सी संधि होती, आप सही कह रहे हैं, वो दीर्घ संधि होती। लेकिन यहाँ पे कौन क्या आ रहा है, ई के साथ कोई भिन्न स्वर, यानी कि ई के साथ क्या आ रहा है, आ। तो ई और आ जब दोनों साथ आते हैं तो बन जाता है या, आधा या। और कहां बनता है, ये बनता नहीं है, मर्ज नहीं होता है, वो ई की जगह प्रयुक्त होता है। ई की जगह आपको आधा आधा या लिखना है। लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि ये जो अंतिम वर्ण होगा ये भी आधा हो जाता है, यानी कि ऐसे होगा, आधाता हो गया। इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे भी बता सकता हूं कि ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, आधाता ऐसे ही तो लिखते हैं, पर किसी शब्द के अंत में लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे। अगर किसी शब्द के बीच में लिखेंगे तो फिर हम सीधे ऐसे लिखेंगे,
जैसे अत्यधिक लिखना है, अत्यधिक, ठीक। तो फिर अगर किसी शब्द के बीच में लिखेंगे तो फिर आधाता ऐसे लिखते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला नियम क्या है कि आप आगे वाला शब्द लिख लेंगे, फिर जिसमें मात्रा लगी है, ई लगा है, ऊ लगा है, री लगा है, कुछ भी है अंतिम वर्ण, तो उसको हम आधा करके लिखेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि ई की जगह पर हम आधा या लिखेंगे ऐसे, और फिर ये पूरा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये मर्ज थोड़ी हुआ, यहां पे मर्ज हो गया, यहां पे मर्ज नहीं हुआ, हो रहा है यहां पे ई की जगह पे या लिखना है, आधा या ई की जगह पे लिखना है, ना कि यहाँ पे मर्ज हो रहा है। आप ये बात समझने की कोशिश करिए। इसीलिए यह संधि बहुत कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पहला नियम कि ई उ री के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो यह व रा होगा। दूसरा नियम कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आधा हो जाता है, आधा ता, आधा धा, आधा ता, आधा रा, ठीक है। और ई उ री की जगह य व र आता है, तो मैंने क्या किया, ये लिख लिया, ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। ये अंतिम वर्ण हुआ पहले शब्द का, इसलिए इसको आधा करके लिख लिया, ठीक। अब बड़ी छोटी ई की मात्रा है, उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, यह लिखना है, लिख लिया। और ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई मर्ज थोड़ी हो रहा है। तो अब हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छे से कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये किसी शब्द के साथ है, किसी शब्द के बीच में है, इसलिए आधा तक कैसे लिखेंगे, ठीक, ऐसे लिख लिया। और ये आ और आधा या मिलके क्या हो जाएगा, पूरा या, ठीक। अब क्या हो गया, अत्यल्प, क्या हो गया, अत्यल्प। ये हम आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही आगे भी समझाएंगे। और जब आप समझ जाएंगे एक दो उदाहरण के बाद, फिर आप खुद ही कर लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, अधिधन अच्छ। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए ई आया है, प्रथम शब्द के अंत में ई आया है, और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में क्या है, आ, ई के साथ आ आया है, यानी कि अब ई की जगह क्या प्रयुक्त होगा, या, ई की जगह यह प्रयुक्त होगा। और जो ई के साथ में जो वर्ण होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, ध, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो अपने आप में आधा हो जाएगा, ठीक है। यही दो नियम बहुत महत्वपूर्ण है यह संधि के। स्वर संधि में यह संधि सबसे अलग है, इसलिए यहाँ से परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने आ लिख दिया, ठीक है। दूसरा नियम क्या, कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा उसको आधा करके लिख लेंगे, मैंने लिख लिया। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने के लिए केवल, मैं पूरा शब्द नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर मात्रा जो होगी, छोटी ई जो होगी, उसकी जगह क्या लिखेंगे, या, तो लिख लिया या, और जो बचा वो लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे मर्ज नहीं हो रहा है, ठीक, ये ऐसे हो गया। अब आप बताइए हमें यहाँ पे कि किसी शब्द के बीच में आधा शब्द नहीं लिखते हैं, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, आधा धा ऐसे करेंगे, और ये या, आधा या के साथ आ मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा, तो अध्यक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्यक्ष, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जबकि ऐसे लिखते नहीं है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है आपको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे इति धन आदि। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, कर लिया आपने, क्या लिखा, ई। दूसरा स्टेप ये क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त, तो इसको आधा लिख लेंगे, लिख लिया। अब यहां पे कौन सी ध्वनि आ रही, ई की, तो ई की जगह क्या प्रयुक्त करेंगे, या, क्या प्रयुक्त करेंगे, या, तो आधा या लिख लेंगे, ठीक, और इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसको पर अब सही से भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इत, और ये बड़ा आ है, या के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, इत्यादि,
ठीक, आपको ध्यान रखना है कि अगर या के साथ अगर यहाँ पे आ जाता तो ये पूरा ता हो जाता। ठीक, यहाँ पे या तो है नहीं, यहाँ पे आ तो है नहीं, लेकिन या के बाद आ है। अगर छोटा आ होगा तो पूरा या बन जाएगा, अगर बड़ा आ होगा तो बड़ा या, मतलब या के या में एक मात्रा भी लग जाएगी तो इत्यादि हो गया। ऐसे ही परिधन, आवरण, इसको भी समझते हैं। वाह, अब क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, कर लिया आपने। ये भी ध्यान रखिए कि ई के साथ कोई भिन्न स्वर आ रहा है, ठीक है, तभी तो आप पहचानेंगे इसको। पहले पहचाना, मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, इस वजह से आप पहले से ही जान रहे हैं कि ये यण संधि के उदाहरण। आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे पहले शब्द के अंत में क्या है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क्या है, तब आप जानेंगे कि ये यण संधि है। और जब यण संधि, क्योंकि ई उरी कुछ भी आए और उसके साथ कोई भिन्न स्वर है तो आप जान लेंगे कि ये यण संधि है। तो आप यहाँ पे जान गए कि ये क्या है, यण संधि है। फिर क्या करेंगे, पहला वर्ण लिखा, फिर दूसरे वर्ण का आधा लिखेंगे, तो आधा क्या लिखेंगे, आधा रा लिखेंगे। ई है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आधा या लिखेंगे। ठीक, फिर आवरण लिख देंगे, समझ रहे हैं। पर इसको कैसे लिखते हैं, पर आधा रा हम लोग नहीं लिख पाते हैं, उड़ंकी रा लगाना पड़ता है। क्या होता है, और ये या क्या बन जाएगा, क्योंकि बड़ा आ लगा है तो क्या होगा, पर्यावरण। देखिए, आधा रा लिखने के लिए आपको उड़ंकी रा लगाना पड़ेगा, तो उड़ंकी रा यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, आधा रा आप शब्द के बीच में लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर शब्द के अंत में आधा कुछ भी हो तो वो चलता है, वही होता है। लेकिन शब्द के बीच में अगर आधा रा लिखेंगे तो फिर आपको उड़ंकी रा लगाना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि ये आधा रा यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। अभिधन उदय। अभिधन उदय में क्या होगा कि पहले शब्द के अंत में ई आ रहा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, उ। तो ई के साथ क्या आया है, इस बार ई के साथ उ आया है, तो ई की जगह क्या होगा, या। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो भा है, भा, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, आधा। तो ऐसे होगा आ भ। ठीक, इसको ऐसे मैं समझाने के लिए लिख देता हूं, पर आप समझ ही चुके हैं तो मैं क्या कर देता हूं, इसको आधा भाग कर देता हूं। ठीक है, और उ है, इस बार क्या है, उ। तो यहां पे ये ई की जगह पहले क्या आएगा, या, और उसके बाद क्या बचा। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे अब उदय। ठीक है, समझ गया आपने कैसा किया कि यहाँ पे अब आधा या है, अगर इसमें उ लगाएंगे तो ये पूरा या के साथ उ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अभ्युदय। ठीक है, इसी तरीके प्रतिधन उपकार, ई के साथ क्या आया है, उ आया है, तो क्या करेंगे, प्र, आधा ता लिखेंगे, फिर आधा या लिखेंगे, क्योंकि ई की जगह क्या आएगा, आधा या आएगा, फिर उपकार ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे होगा आधा ता ऐसे बन जाएगा, उपकार। समझ रहे हैं आप समझ नहीं हो, आप हमसे पहले कर रहे होंगे इस टाइम। जैसे निधन उन, इस बार बड़ा उ आ गया, ई के साथ बड़ा उ आ गया, तो क्या है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यही पहला शब्द भी है, पहले शब्द का पहला वर्ण और आखिरी वर्ण यही है, तो यही आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी तो माना ही जाएगा। अगर एक ही वर्ण होगा किसी शब्द में तो वो अंतिम भी तो माना जा सकता है, तो इसलिए क्या होगा, ये पहले आधा होगा, आधा हो गया, फिर ई की जगह क्या आएगा, आधा या, और ऊन ऐसे ही लिख दिया जाएगा। पर ये बीच में आधा या, अगर आगे कोई मात्रा है, मात्रा वाला कोई वर्ण होगा तो वो चेंज हो जाएगा। कैसे, न्यून, ये बड़ा उ या के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही नदीरन अपान है, ये अपान है, तो क्या होगा, न, आधा दा, या, अपान, तो ये क्या हो जाएगा, अब आप ही बताइए, ये हो जाएगा नद्य पण। क्यों होगा, ये या पूरा हो गया, किस वजह से, छोटे आ की वजह से।
आ इसमें जुड़ गया या पूरा हो गया, दा आधा दा ऐसे ही लिखा रहेगा। दोस्तों कुछ उदाहरण उ और री के भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे अयादि संधि। दोस्तों कुछ उदाहरण और लिए हैं जिसमें उ और री भी शामिल है। यहाँ पे अनु धन आय, उ के साथ क्या आया है आ, उ के साथ आ आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यहाँ पे यण संधि होगी। तो देख लेते हैं क्या होगा। आप ऐसे ही लिखेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पे अंतिम जो वर्ण है वो क्या होगा, आधा अन, फिर उ की जगह क्या आएगा, इस बार उ की जगह वा आएगा, आधा वा और आय। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके अन व। क्यों होगा, ये वा आ के साथ मिलकर पूरा हो जाएगा और आधा ना ऐसे ही लिखा रहेगा, ऐसे ही आ, ठीक, फिर आधा ना। क्यों, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण है जो कि आधा हो जाता है, और उ की जगह क्या आता है, वा और इच्छा। तो इसमें क्या होगा, आप चेंज कर चुके होंगे, क्या होगा, अन, ये आधा वा बड़ी के साथ मिलके क्या हो जाएगा, अनिच्छा। ऐसे ही यहाँ पे त्र, ये क्या है, री, ये क्या है, री, और री किसमें चेंज होती है, आधा रा में, कैसे, मां, उसके बाद ये क्या होगा, आधा ता, फिर आधा रा में चेंज हो जाएगा, फिर अनुमति। समझ रहे हैं, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, मात्र, मात्र निकल है, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, और आ भी मिल जाता है, तो क्या होता है, मात्र नुमत। ये तीन शब्द मिलके तीन वर्ण मिलके क्या हो गया, एक वर्ण बन गया, क्या, त्रा। त्रा किससे मिलकर बनता है, आधा ता, आधा रा और आ से, मात्र नुमत, ठीक है। ऐसे ही पितृ आज्ञा, तो क्या होगा, पी तो रु आज्ञा। चेंज हुआ, आपको समझ रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण है तो आधा ता हो जाएगा, री लगा है तो आधा रा हो जाएगा। तो ये ऐसे कैसे चेंज हो गए, ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, त्रा, क्या होगा, पित्राज्ञा, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट हुई कौन सी संधि, यण संधि। यण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, स्वर संधि से सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं। वैसे स्वर संधि आप जैसे आप पढ़ लिए हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि आपके 2 प्रश्न कम से कम संधि में सबसे ज्यादा प्रश्न स्वर संधि से आते हैं। तो आप स्वर संधि अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए तो संधि के जैसे 5 से 8 प्रश्न हुए, तो जिसमें आपके 3 से 4 प्रश्न सिर्फ स्वर संधि के होंगे। उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, वहां पे अलग नियम होते हैं, पर हम लोग देख लेते हैं। यण संधि के बाद हमारी स्वर संधि की आखिरी संधि बची है, 5वीं प्रकार अयादि संधि। अयादि संधि देखेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमें उसमें इन सब संधियों से कुछ नया मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए मैंने सब कुछ अयादि संधि में लिख लिया है। नियम मैं आपको बता दूं कि ए का आय हो जाता है, ए का आय, ओ का आओ का आओ, यहां पे भी मर्ज नहीं होता है, यानी कि यण संधि और अयादि संधि में 2 वर्ण मिलके विकार नहीं उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे आय आएगा, ऐ की जगह पे आय आएगा, ओ की जगह आओ की जगह आओ। उदाहरण के माध्यम से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने ये उदाहरण लिए हैं अयादि संधि के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो शब्द है, एक ही शब्द है, शब्द में एक ही वर्ण है, लेकिन इसके अंत में क्या आ रहा है, ए, और इस शब्द के पहले वर्ण में क्या आ रहा है, आ। तो यानी कि आप जब संधि पहचानेंगे तो सबसे पहले यही तो देखेंगे कि जब दोनों स्वर हैं तो इसलिए स्वर संधि होगी, लेकिन स्वर संधि में कौन सी प्रकार होगी, तब आप देखेंगे कि ए के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आया, यानी कि आ आया है, इसलिए ये अयादि संधि होगी। चलिए आपको लिख के समझाते हैं। सबसे पहले ना लिखेंगे, यहां से ए की मात्रा हट गई, ए चला गया, ए की जगह पे क्या प्रयुक्त होगा, आय लिख देंगे, ठीक। फिर क्या बचा, अन लिख देंगे, ठीक है, अन लिख दिया। समझ रहे हैं आप
कि न से ने से जब एक ही मात्रा चली जाएगी तो ये पूरी ऐसे डंडी जाएगी, ये पूरी मात्रा ही चली जाएगी। तो क्या बचेगा? आधा ना ही तो बचेगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आधा ना बचा और एक ही जगह पे हमें लिखना है, मर्ज नहीं करना, एक ही जगह पे आय लिखना है। तो आय लिख दिया और बचा क्या? अन, क्योंकि यहाँ मर्ज ये ए और आ मिला थोड़ी है, एक ही जगह पे हमने आय लिख दिया और अन बचा है तो अन भी लिख दिया। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आधा ना है, आ है, तो मिलके क्या हो गया? ना। आधा या और आ मिलके या और ना। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन, ने धन अन, नयन का संधि विच्छेद होगा। तो आप समझ सकते हैं नयन का, यहां से परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आता है कि नयन का संधि विच्छेद होगा, ना धन यन दे देगा, ठीक है, नय धन ना दे देगा, ऐसे ही 4 ऑप्शन देगा। आप सही कौन सा करना है? ने धन अन, तब आपका सही हो। आप यहां से बनाएंगे, आप यहां से देखेंगे, यहां से आप उठ के यहाँ आएंगे, यानी कि ऑप्शन से भी आप बेहतरीन मार सकते हैं, आप ऑप्शन से सही आंसर कर सकते हैं। तो आपको नयन समझ में, ये वाला आयात संधि का पहला उदाहरण आपको समझ में आया होगा। मैं आपको और समझाता हूं, सारे बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे ये मर्ज नहीं होंगे, यहाँ पे ये मर्ज नहीं होंगे, यहाँ पे ये एक ही जगह पे आएगा, एक ही जगह पे आएगा, ओ की जगह आओ आएगा, आओ की जगह आओ आएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, 9 इक, 9 का आओ चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? आधा ना बचेगा। औ की जगह क्या आएगा? आओ, आओ है, औ की जगह क्या आएगा? आओ, बचा क्या? इक। समझ रहे हैं? तो इसको आप बना लीजिए अपने हिसाब से। ये दोनों मिलके क्या होंगे? नाव, और ये दोनों मिलके क्या होंगे? ई बन जाएगा, ई की मात्रा और का। समझ रहे हैं? नाविक का संधि विच्छेद होगा नौ धन इक। ऐसे ही धो धन अन, तो इसका होगा भवन। कैसे होगा? यहाँ पे क्या बचेगा? आधा भाव बचेगा, पहली चीज आधा भाव बचेगा, ठीक। और ओ की जगह क्या आएगा? ओ की जगह पे हम लोग रखेंगे आओ, आओ रख दिया, क्या बचा? अन। अब आप इसको बना लीजिए, कैसे बनाएंगे? ये क्या हो जाएगा? भा, ये क्या होगा? वाह और ना। आशा है आप समझ रहे हैं। ये यहां पे क्या होगा? आधा पा। ओ का क्या होगा? ओ का देख लीजिए, आओ होगा, आओ। फिर क्या बचा? इत्र। चलिए इसको कंप्लीट करिए। ये क्या हुआ? पा, और ये मिलके क्या हो जाएगा? वी, पवित्र। तो आशा है आप अयाज संधि समझ गए हैं। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए, ये नियम कि एक ही जगह प्रयुक्त होगा, ये मर्ज नहीं हो रहा है, ये उसकी जगह ए ऐ ओ औ की जगह प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे ही यण संधि में भी आपको समझाया गया, ये दोनों स्पेशल केस हैं। बाकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि एक अलग टाइप है, और यण संधि और अयाज संधि एक अलग टाइप है, यहाँ पे मर्ज नहीं होता है। दोस्तों मेरे द्वारा आपको क्लास नोट्स भी दिया जा रहा है। क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल सकता है। दोस्तों मैं लिंक वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का हो या व्हाट्सएप का हो, आप वहां पे बात कर लीजिए, आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा और वीडियो लिंक भी कई सारे मिल जाएंगे। दोस्तों हम हिंदी सीरीज लेके आ रहे हैं, मैं आपकी हिंदी कंप्लीट करूंगा पूरी। आप चाहे जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी आती है तो वो हिंदी यहीं से आने वाली है, आप इस बात की टेंशन कभी मत लीजिएगा। यहाँ से हिंदी पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। जैसे अयाज संधि मैंने आपको पढ़ाया तो यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। यहाँ तक कि उदाहरण जो लिए जाते हैं वो परीक्षाओं में पूछे हुए उदाहरण लिए जाते हैं, जिससे आपको पता चले कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता हूँ बीच बीच में परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आपको अगर ये जानकारी चाहिए कि हिंदी कैसे पढ़ें, कम समय में हिंदी कैसे पढ़ लें, हिंदी का वेटेज कितना होता है, हिंदी की इंट्रो क्लास मेरी चाहिए, पहली क्लास देखिए जाके, वहां पे हिंदी के सारे टॉपिक बताए गए हैं
और सारे टॉपिक के साथ साथ ये भी बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने को मिलेगा, हिंदी का कोर्स कैसे खत्म होगा। दोस्तों आज हमने संधि मैंने कल के वीडियो में बताया था संधि क्या है, संधि के प्रकार क्या है, और स्वर संधि के 2 प्रकार मैंने कल के वीडियो में बताए हैं आपको। वहां पे बताया है कि दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया। आज हमने आपको सारे नियम इकट्ठे बताए और नियम याद कैसे किए जाते हैं आपको ये भी बताया, आपको कंपेयर करके दिखाया। स्वर संधि के पांचों जो प्रकार हैं उनके सब नियम, और आपको वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज संधि बताया, इसके उदाहरण बताए। तो दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। दोस्तों परीक्षाएं आने वाली हैं, फॉर्म निकलने चालू हो गए हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल जरा सा भी निराश मत होइए। लॉकडाउन का कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, नौकरियां खत्म हो नहीं सकती हैं। दोस्तों आप ये कभी मत सोचना कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लोग रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती चालू हो रही है, चाहे लेखपाल हो या पुलिस हो या सुपर टेट हो, कुछ भी हो, यूपीएस SSC का कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, आप मन लगा के तैयारी करिए। और हिंदी बहुत ही वेटेज, आपको बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है हिंदी, बहुत ही वेटेज रहता है इसका। अगर 50 नंबर की गणित आती है तो 50 नंबर की हिंदी भी आती है, इसलिए हिंदी को आप अगर कम महत्व देते हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। हिंदी को अगर आप ज्यादा महत्व देते हैं, अयाज संधि के नियम समझ गए, तो आपके परीक्षा में पूरे से पूरे नंबर आने की संभावना है हिंदी में। और जिसके हिंदी में पूरे आ जाते हैं, समझ लीजिए कि वही एग्जाम क्वालिफाई करता है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें लापरवाही कर जाते हैं जिससे वो पीछे हो जाते हैं। वो गणित, रीजनिंग और जीएस में बहुत मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत किया करते हैं, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते हैं। परीक्षा के 10 दिन पहले हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इसलिए सबसे बड़ी भूल उनसे हिंदी में ही हो जाती है। और हिंदी में सिर्फ 50% 60% नंबर ला पाते हैं। और जो लोग हिंदी को सीरियसली लेते हैं वो बेशक गणित कम पढ़े पर हिंदी सीरियसली ले गए, 50 में 50 ले गए और सिलेक्शन हो गया। तो हिंदी की महत्ता आप समझने की कोशिश करिए। मैं यही कहूंगा, हिंदी बहुत स्कोरिंग विषय है। आप हिंदी को मेरी क्रमबद्ध सीरीज, हिंदी सीरीज में लेके आ रहा हूं, जिसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लगातार क्रमबद्ध देखिए। क्रमबद्ध क्लासें, निःशुल्क क्लासें मैंने दे रखी हैं, आपको क्लास नोट्स तक मिल रहा है। लगातार टेलीग्राम चैनल आप मेरा जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे मैं क्लास नोट्स के अलावा आपको बहुत सारे फैक्ट्स देता हूं और तमाम चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर और भी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको दे देता हूं। इसलिए वो चैनल ज्वाइन करिए और हमारे टच में रहिए। धन्यवाद।